नमस्कार, मैं अमित। आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित वेल्थ ज्ञान 06 में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये आईपीओ के ऊपर है। आपका आईपीओ जो हमारे ओपन हो गए हैं उन आईपीओ के इसके ऊपर है, लेकिन ये एक ही सेक्टर के अंदर हमें दो आईपीओ देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसके अंदर जो हमें आईपीओ जो सेक्टर है हमारा, वो हमारा ज्वेलरी के सेक्टर। अब ये दो आईपीओ तो दोनों ज्वेलरी सेक्टर के हैं, लेकिन उनका जो बिजनेस मॉड्यूल है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। अब आप किसके अंदर जाना चाहेंगे? जिसके अंदर जो हमारा बिजनेस मॉडल है रिटेल का है उसके अंदर जाना चाहेंगे, या जो हमारा B2B का उसके अंदर जाना चाहेंगे? तो आज सबसे पहले इसी के अंदर डिस्कस करते हैं कि जो आईपीओ इनके अंदर जो बिजनेस मॉड्यूल है वो क्या है, क्या इनका बिजनेस का रोल है इन आईपीओ के अंदर ज्वेलरी सेक्टर के अंदर। तो सबसे पहले हम चलते हैं आईपीओ में। आईपीओ में दो आईपीओ हमारे ओपन हो रहे हैं हुए हैं। पहला है हमारा ललिता ज्वेलरी मार्ट का और दूसरा है हमारा संकेश ज्वेलर्स का। इन दोनों में अगर हम लोग होल्ड कर, तो सबसे पहले तो हम लोग इसका बिजनेस मॉडल समझते हैं कि इनका क्या बिजनेस है। देखिए, ललिता ज्वेलर्स मार्ट का अगर आप लोग बिजनेस देखेंगे तो ये हमारा B2C रिटेल का मॉडल है इसका, यानी कि ये हमारा अपना मैन्युफैक्चर करता है। मैन्युफैक्चर करने के बाद डायरेक्ट इनके अपने रिटेल स्टोर्स हैं, इनके अपने रिटेल स्टोर से, जहां पर अपनी ये गोल्ड की ज्वेलरी, डायमंड की ज्वेलरी, जो भी इनके प्रोडक्ट्स हैं उन्हें वहां पर जाकर सेल करते हैं। अब इसका जो मॉडल है हमारा ये B2B का है, यानी कि बायर्स टू बायर्स, यानी कि इनकी अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, ये थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर है हमारे, और इनके कोई रिटेल स्टोर्स नहीं। ये जो अपनी सप्लाई देते हैं ये अपने क्लाइंट्स को देते हैं या फिर कस्टमाइज ज्वेलरी बनाते हैं। इनके जो क्लाइंट्स हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर कि कौन कौन से इन संकेश ज्वेलर्स के हमारे क्लाइंट्स हैं। तो सबसे पहले हम पूरी इसकी डिटेल्स जानते हैं ललिता ज्वेलर्स मार्ट के बारे में, इस आईपीओ के बारे में कि कब ओपन हो रहा है, क्या इसका पूरा बिजनेस की डिटेल है। फिर हम नेक्स्ट चलेंगे हम संकेश ज्वेलर्स के ऊपर। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे ललिता ज्वेलरी मार्ट आईपीओ के ऊपर। तो दोस्तों, ये जो हमारा इसका ओपन और क्लोज हो रहा है, मतलब 17 अगस्त को हमारा ओपन हो रहा है, 19 अगस्त 2026 को ये हमारा क्लोज हो रहा है। इसकी जो बिड प्राइस है वो हमारी 190 रुपये से लेके 201 रुपये तक की है। इश्यू साइज जो इसका है वो हमारा पूरा इस आईपीओ का जो साइज है हमारा 1700 करोड़ का है। लॉट साइज जो हमारा इसके अंदर होगा हमें 74 शेयर्स का मिलेगा। फ्रेश इश्यू यानी कि जो 1700 करोड़ में जो फ्रेश इश्यू होता है 1200 करोड़ का है। अभी 1200 करोड़ जो है ये इस पैसे को कंपनी के अंदर ही यूज करेंगे, मतलब इस पैसे को कंपनी की वर्किंग में यूज करेंगे या अपना और ज्यादा स्टोर्स आगे एक्सपेंड करने के लिए अपना यूज करेंगे। OFS यानी कि ऑफर फॉर सेल जो प्रोमोटर्स हैं उनके पास जो जाएगा वो 500 करोड़ रुपए के आसपास अप्रॉक्स उनके पास चला जाएगा। अब बात आती है इसके अंदर हमारी जो स्टोर्स है। देखिए, ये सबसे बड़ी बात ये है इस आईपीओ के अंदर कि ये जो आईपीओ है हमारा ललिता ज्वेलरी का, इसके अंदर इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, खुद के 2 मैन्युफैक्चरिंग के इन्होंने यूनिट्स लगा रखे हैं। तो सबसे बड़ी बात, और सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो एक ब्रांडेड ज्वेलरी बनाते हैं आजकल लोग, क्या लोकल ज्वेलर्स के बदले ब्रांडेड ज्वेलरी पे जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्हें एक श्योरिटी देखने को मिलती है, प्योरिटी देखने को मिलती है इसके अंदर। और ये जो हमारा इस आईपीओ का जो हमारा जीएमपी जो चल रहा है वो हमारा 23 से लेकर 29 पर शेयर के हिसाब से चल रहा है। यानी कि अगर हम इसका परसेंटेज लिस्टिंग गेन का अगर हम इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 11% से लेकर 15% के बीच में निकल के आ रहा है। स्टोर्स की अगर हम बात करें अब इनकी, कि इनके 61 रिटेल स्टोर्स हैं। मेनली इनका जो वर्क है, मेनली इनका जो हमारा कामकाज है वो साउथ की तरफ ज़्यादा है। इनके 61 स्टोर्स खुले हुए हैं 51 सिटीज़ में। उसके बाद अब इनकी जो मैंने कहा था जैसे कि आपको ब्रांडेड ज्वेलरी है, इनकी जितनी भी डिज़ाइंस होते हैं, इनका जो ब्रांड है, इनका जो ब्रांड आता है बहुत ही बढ़िया, उन्होंने अपनी ज्वेलरी को डिज़ाइन करके अपना बेचते हैं, जिसके अंदर इनका जो है। उसके बाद इस कंपनी का जो पीई रेशियो जो चल रहा है वो हमारा 9 अप्रॉक्स के आसपास चल रहा है। जो हमारा इंडस्ट्री का जो पीई रेशियो वो 30 का चलता है, लेकिन इंडस्ट्री की पीई रेशियो के अगर अकॉर्डिंग हम लोग इसका पीई रेशियो देखेंगे तो हमारा 9 अप्रॉक्स चल रहा है। अब आते हैं हम प्रोमोटर्स के ऊपर कि प्रोमोटर्स का एक्सपीरियंस कितना। देखिए, कोई भी बिजनेस हो, उस बिजनेस को रन करने के लिए अगर हम प्रोमोटर्स का एक्सपीरियंस देखना बहुत जरूरी था कि प्रोमोटर्स का कितना एक्सपीरियंस है, कितना उसे तजुर्बा है अपने काम काज के अंदर। तो अगर हम इसका एक्सपीरियंस देखें तो मोर देन 3 डिकेड से भी ज़्यादा का प्रोमोटर्स के अंदर एक्सपीरियंस है, यानी कि एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस इसके अंदर है कंपनी के अंदर। और ये जो कंपनी जो हमारी हुई थी 1985 में एस्टेब्लिश हुई थी,
एस्टेब्लिश्ड हुई थी बाय मिस्टर एम किरण कुमार के द्वारा। ऑपरेटिंग रेवेन्यू का अगर हम इसके अंदर बात करें तो जो फाइनेंशियल 2026 का है वो हमारा है 25,039.80 CR का। अगर हम इसका ऑपरेटिंग रेवेन्यू देखें, ऑपरेटिंग रेवेन्यू एक अच्छा खासा ऑपरेटिंग रेवेन्यू है इसका, नेट मिला है। मार्केट कैप अगर हम इसका बात करें तो इसका मार्केट कैप जो है हमारा 1200 करोड़ के आसपास का इसका अप्रॉक्स मार्केट कैप है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको इसके अंदर बताई है, अब अगर हम इसके नेगेटिव इम्पैक्ट के ऊपर जाते हैं तो इनके नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा देखने को नहीं है। बस इनका क्या है नेगेटिव इम्पैक्ट में, पहला तो इनके जो खर्चे हैं, जो अब अपना रिटेल स्टोर्स खोलते हैं तो जाहिर सी बात है, कॉमन बात है, उसके अंदर एक खर्चे होते हैं अपने। अब क्या इनका जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है वो सेल के ऊपर पड़ता है। अब देखिए गोल्ड की कीमतें बढ़ती जा रही हैं तो जो मिडिल क्लास की सेल है उसके अंदर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है देखने को हमें, कि जब ज़्यादा सेल होगी तभी इनका प्रॉफिट अच्छा निकल के आएगा, कम सेल होगी तो प्रॉफिट अच्छा निकल के नहीं आएगा। माल तो है इनके पास, गोल्ड है, गोल्ड की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन साथ साथ इस गोल्ड की वैल्यू को तो ये लोग तभी वो कर पाएंगे ना जब इसके अंदर इनकी सेल इंक्रीज होएगी। तो सेल इनकी अगर इंक्रीज अच्छी खासी होती चली जाएगी, ज्यादा से ज्यादा इनके स्टोर्स खुलेंगे ऑल ओवर इंडिया, तो कंपनी का फ्यूचर एक हमें अच्छा खासा आगे देखने को मिल सकता है। इसके अंदर निगेटिव इम्पैक्ट इतना ज्यादा इसके अंदर देखने को मिल रहा है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, इसके अंदर थोड़ा बहुत कर्जा है लेकिन वो कर्जा एक नेग्लिजिबल कहलाएगा हमारा इसके अंदर। तो इस आईपीओ के अंदर जो मैंने बताया आपको ललिता ज्वेलरी मार्ट के अंदर, इसको कब पे अब हम करेंगे अपना संकेश ज्वेलर्स के साथ कि उसके अंदर क्या है और इसके अंदर क्या है। इसका बिजनेस मॉडल मैं आपको पहली स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, B2C का है, यानी कि रिटेल स्टोर्स का इनका है। डायरेक्ट ये कस्टमर को अपना ब्रांडेड ज्वेलरी सेल करते हैं गोल्ड और डायमंड के अंदर। अब हम चलते हैं अपने दूसरे आईपीओ के ऊपर जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं अपना संकेश ज्वेलर्स के साथ। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं संकेश ज्वेलर्स के ऊपर, इसके आईपीओ के ऊपर, जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं अपना ललिता ज्वेलरी मार्ट से। अब इसका जो ओपन है वो हमारा 18 अगस्त को ओपन है, 20 अगस्त को इसकी क्लोजिंग है। बिड प्राइस जो हमारा 88 से 93 का है। इश्यू साइज जो है इसका 367.18 का CR का है। लॉट साइज अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास 160 शेयर्स का है। फ्रेश इश्यू के ऊपर अब हम आते हैं तो फ्रेश इश्यू जो हमारा 274 CR का है, ऑफर फॉर सेल हमारा 93 CR का। देखिए फ्रेश इश्यू जो है ये पैसा अब हमारा जाके लगेगा इस कंपनी के अंदर, और बाकी का पैसा हो सकता है अपना किस काम से बोरिंग्स के लिए यूज में किस लिए वो इनके ऊपर ही है। अब इसके हम GMP के ऊपर बात करें, अगर हम इसका ग्रे मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वो है इसका हमारा 5 रुपए से 8 रुपए पर शेयर का चल रहा है, लेकिन ये GMP एक अच्छा GMP नहीं माना जाता है। अगर हम देखें तो इसका अगर हम परसेंटेज में कैलकुलेशन करेंगे इसका लिस्टिंग गेन का तो हमारा 5% से सिर्फ 8% ही निकल के आ रहा है। यानी कि अगर हम इसको देखें तो 10% से अगर कम GMP निकल के आता है तो एक हमें उसके अंदर अच्छा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल सकता। अब हम इसके मार्केट कैपिटलिज्म के बारे में बात करें, इसका मार्केट कैप कितना है, वो हमारा 1367.39 CR का इसका हमारा मार्केट कैप है। अब हम मेन टॉपिक पे इसके बात करते हैं कि इनका बिजनेस मॉडल क्या है। ये एक थर्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मतलब ये जो डिपेंड है इनके ऊपर, ये सबसे ज्यादा डिपेंड है लेबर के ऊपर। इनकी अपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, ऑर्डर देके अपना बनवाते हैं फिर अपने आगे क्लाइंट्स को ये सप्लाई करते हैं। तो यानी कि जॉब वर्क के ऊपर डिपेंड है इनका पूरा जो मॉडल है बिजनेस का, वो जॉब वर्क रोल है, यानी कस्टमाइज ज्वेलरी डिजाइन करके देते हैं अपने क्लाइंट्स को, ये जिसको हम कहते हैं थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग। अब हमारे जो इसके क्लाइंट्स के ऊपर आते हैं, इसका जो क्लाइंट है हमारे कल्याण ज्वेलर्स, PN गडगिल, नोबल ज्वेल्स, जोया लुकास, ऐसे इसके क्लाइंट हैं जो लोग अपनी ज्वेलरी इन लोग इससे अपनी बनवा के लेते हैं। अब इसके हम प्रोमोटर्स की बात करें, प्रोमोटर्स का एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, इसके अंदर भी 30 ईयर्स से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस प्रोमोटर्स का है। हेल्दी फाइनेंशियल बैकग्राउंड है इनका, सबसे बड़ी बात इनका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो एक अच्छा खासा हेल्दी है। फेयर वैल्यू प्राइस पे ही हमारा IPO आ रहा है, इसमें भी कोई दौरान नहीं है हमारा। बोरिंग्स के ऊपर अगर हम बात करें तो इनके ऊपर ज्यादा बोरिंग्स तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी 167 CR के इनके ऊपर बोरिंग्स है अप्रॉक्स। उसके बाद हम प्रोमोटर्स की होल्डिंग के ऊपर अगर हम बात करें, ये हमारा एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर हम देखें कि इसकी जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स है वो हमारी ड्रॉप डाउन हुई है 95% से
लेके 70% पे आ गई है पोस्ट लिस्टिंग से पहले हमारी, यानी कि हमारी 70% की इनकी जो ड्रॉप डाउन होकर हमारी पोस्ट होल्डिंग 70% पे आ गई है। अब इसका जो मैंने आपको बताया था सबसे स्टार्टिंग में कि इसका जो B2B का थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर है, ये सबसे बड़ा इनका एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इसके ऊपर। अब इसके बारे में हम इनके निगेटिव इम्पैक्ट के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। इस आईपीओ को अगर हम अप्लाई करते हैं तो उससे पहले हमें इसका निगेटिव इम्पैक्ट भी हमें किसी आईपीओ के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो चलते हैं, अगर हम लोग इसके कॉन्स के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले जो हम देखेंगे कि इन्वॉल्व ऑपरेशनल डिपेंडेंसीज है। ये अपना इनके जो ऑपरेशंस है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड है, लेबर के ऊपर डिपेंड है। अगर इन्हें लेबर मिलेगी तो काम होगा, लेबर नहीं मिलेगी तो वर्क नहीं होगा। कारीगर मिलेगा तो डिजाइन होगी ज्वेलरी, कारीगर नहीं मिला तो डिजाइन नहीं हो पाएगी। अच्छा कारीगर मिला तो अच्छी ज्वेलरी डिजाइन होगी, अच्छा कारीगर नहीं मिला तो अच्छी ज्वेलरी डिजाइन नहीं होगी। कोई ब्रांड नहीं है किसी भी नाम का, इनका किसी तरीके से हॉलमार्क नहीं होती इनकी ज्वेलरी। अब ये लोग जब क्लाइंट को देखते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग क्लाइंट्स जाने, लेकिन ये अपना जो है इनका कोई ब्रांड हॉलमार्क नहीं होती है। उसके बाद इनके पास जो कैश फ्लो है बहुत ही वॉलेटाइल रहता है। देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, जो अब अपना माल तो हमने बेच दिया, माल बेचने के बाद हो सकता है वो पैसा हमें तुरंत ना मिले, कुछ टाइम बाद मिले, 1 महीने 2 महीने 3 बार, तब तक क्यों हमारा कैश फ्लो रुक गया, नहीं आया या देर से आया, तो कैश फ्लो की बहुत ही ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है इसके अंदर। आया एकदम से आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। उसके बाद इनका जो आउटसोर्स प्रोडक्शन है, ये सबसे बड़ी बात है। इनका जो आउटसोर्स प्रोडक्शन मींस डिपेंड ऑन थर्ड पार्टी, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर, जॉब वर्क रोल, कस्टमाइज ज्वेलरी और आर्टिशियंस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनका। आर्टिशियंस, अगर इन्हें अच्छे कारीगर मिलेंगे तभी अच्छी ज्वेलरी इनकी डिजाइन हो। मान लो कारीगर देर से आया, नहीं आया, छुट्टी कर गया, बहुत सारी बातें होती हैं इन सब बातों के अंदर, जिसकी वजह से इनका जो इम्पैक्ट पड़ता है उन चीजों का, वो पड़ता है इनका डिलेज इन प्रोडक्शन के ऊपर। डिले होगा, प्रोडक्शन टाइम पे नहीं कंप्लीट होगा, सप्लाई टाइम पे नहीं दे पाएंगे, लेबर की शॉर्टेज अगर हो गई तो सप्लाई टाइम पे नहीं जाएगी। कंट्रोल क्वालिटी इश्यूज के अंदर, अगर सही डिजाइन नहीं मिला तो क्वालिटी के अंदर इश्यू आ जाएगा जिसको ये कंट्रोल नहीं कर पाते ढंग से। उसके बाद आता है इनका हमारा हाई प्रोडक्ट रिटर्न्स के ऊपर। फिर अब हम चलती हैं जो मेन है इनका एक और पार्ट जो नेगेटिव इम्पैक्ट पे आता है, वो हमारा ट्रांजिट एंड सिक्योरिटी। अब देखिए जो इंसान, जो कंपनी इतना गोल्ड की इन्वेंट्री को मैनेज कर रही है, इतने बड़े लार्ज इन्वेंट्री को गोल्ड की मैनेज कर रही है अक्रॉस द रीजन्स के अंदर, उसका क्या है एक्सपोजर, क्या होता है उसका, लॉस एंड डैमेजेस। अपना माल भेजने में इनको लॉस हो सकता है, होता है कई बार, और कई बार प्रोडक्ट डैमेज हो सकता है। कोई भी डिजाइन इन्होंने बनाया, जाने आने में देखिए इतनी बड़ी इन्वेंट्री होती है, कितने पीस खराब हो जाते हैं, फिर वो वापस आएंगे, फिर वो उनको रिपेयर करके फिर देना पड़ता है। ये सारे जो इनके हमारे कौन से इनके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, किसी भी आईपीओ के अंदर हमें अप्लाई करने से पहले उसकी अच्छाई है जानने के से पहले भी हमें पहले नेगेटिव इम्पैक्ट को देखना चाहिए कि इसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हम निकलते हैं अगर हम अप्लाई करते हैं। क्या पता हमारा आईपीओ गैप डाउन हो जाए, कितने परसेंट हम अटके रह जाएंगे, हमारा पैसा, भाई हम लोग तो रिटेलर्स हैं, थोड़ा ही पैसा है, एक आईपीओ डाल पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एचएनआई में डाल देंगे, स्मॉल एचएनआई में, बस उसके आगे हम लोग नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसलिए आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अच्छे से स्टडी करिए, वीडियो को 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार देखिए, क्योंकि मैंने इसके अंदर दोनों आईपीओ को कवर किया है एक ही वीडियो के अंदर। तो दोस्तों अगले आईपीओ में मैं मिलूंगा किसी आईपीओ की डिटेल्स के साथ जो बहुत ही बढ़िया आपको दे सकूँ, प्रोवाइड करा सकूँ। आईपीओ की डिटेल्स के बारे में दूसरे आईपीओ को लेकर आऊंगा मैं। तब तक करिए, मिलता हूं मैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को हाँ लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार।